जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं रितवान सिंह यादव। देखते हैं आज हिंदी व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से सोचेंगे और समझेंगे, अच्छी प्रकार से ध्यान से परीक्षा को देखते हुए कंसेप्ट को समझाएंगे। जो आज तक आपको कहीं नहीं देखने को सुनने को मिला है वो आज यहाँ से मिलेगा। हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। अब की बार अपना होगा स्टार, चाहे यूपीएससी यूपीएसआई की दें, चाहे यूपी पुलिस की दें, किसी की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी भी, अगर आप भारत में रहने वाले हैं और भारत की किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः शुरू करने से पहले हम आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने सभी संबंधियों तक जो आपकी नज़र में हैं, सबके पास ये भेज दीजिए। तो आइए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण देखते हैं व्यंजनों का। हमने पहले सुरों का व्यंजीकरण वर्गीकरण देख लिया था, अब हम व्यंजनों का देखते हैं। तो व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। पहले देखते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 7 प्रकार से विभक्त किया गया है। पहले किया गया कंठ से। कंठ व्यंजन के अंतर्गत कौन-कौन से वर्ण आते हैं? तो का, खा, गा, घा, झा, ज्ञा और हा। 5 स्पर्श वर्ण याद रखने हैं। ठीक है? कंठ में का से लेकर के ञ तक और उसके बाद हा भी आपको याद रखना है। ठीक है? आगे देखते हैं तालव्य व्यंजन नंबर 2 पर। नंबर 1 हो गया कंठ, नंबर 2 तालव्य। तालव्य व्यंजन चा, छा, जा, झा, यहाँ और या और सा। ठीक है? या और सा भी तालव्य व्यंजन है। इनको 2 को अलग से याद रखना है, या और सा को। नंबर 3 है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन टा, ठा, ढा, ढा, ढा और रा और सा, ये भी 2 मूर्धन्य व्यंजन हैं। उसके बाद नंबर 4 पर दंत व्यंजन। दंत में ता, था, दा, धा, धा और ना और लासा। लासा और ये दंत व्यंजन है 2 अलग से। उसके बाद ना, ला, सा को बर्तस व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है? बर्तस व्यंजन भी कहते हैं। किसे? ना और ला को। देखते हैं, ध्यान ये पॉइंट पढ़िए, ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें। ना, ला, सा के संस्कृत भाषा में बर्तर्स व्यंजन थे, हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर बर्तस दंत दोनों आए तो बर्तस लगाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। अगर दोनों दे दंत और ब बर्तस दोनों दे तो आपको बर्तस लगाना है, दंत नहीं लगाना है। बर्तस ना दे तो आपको दंत लगाना है। किनमें? ना, ला, सा में। ठीक है? अगला देखते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 ओष्ठ। ओष्ठ वर्ण वो हैं जो ओंठों से बोले जाते हैं। तो पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी पाँचों वर्ण ओष्ठ हैं। जब बोलते समय बोलिए, अपने मुँह से उच्चारण करके देखिए कि दोनों ओंठ का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। उसके नंबर 6 पर है नासिक व्यंजन। जितने भी पंचम वर्ण होते हैं वो सभी नासिक के व्यंजन बोले जाते हैं। न, ण, न, मण, ये सभी पाँचों पंचम वर्ण हैं जो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नंबर 7 पर देखते हैं। नंबर 7 पर है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। बोलिए वाह, बोलिए वाह। वाह वर्ण बोलेंगे आप तो देखिए जीभ दांत से भी टकराएगी और ओंठ भी, दोनों काम करते हैं। ठीक है? इसी प्रकार इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। तो हमने पढ़ा किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। क्या देखा है? उच्चारण के आधार पर हमने देख लिया कितने होते हैं, 7। पहला है कंठ, फिर तालव, फिर मूर्धन, दंती नंबर 6, ओष्ठ नंबर 6, नासिक के नंबर 7 है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में केवल वा को याद रखेंगे। ठीक है? आगे देखिए, प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो वो है एक अलप प्राण और एक महाप्राण। अलप प्राण किसे कहते हैं? परिभाषा थोड़ी देख लेते हैं। प्राण का अर्थ वायु, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यह अलावा अंतस वर्ण कहलाते हैं। तो अलप प्राण, जो अलप वर्ण होते हैं, अलप जिन्हें कहते हैं, अलप प्राण कहते हैं, उनमें केवल प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर होते हैं और उसके बाद यह अलावा अंतस्थ वर्ण भी अलप प्राण होते हैं। बात को ध्यान से सुनिए। वर्ण वर्ग का प्रथम, वर्ग का तृतीय, वर्ग का पंचम, उसके बाद अंतस्थ वर्ण जितने होते हैं, कंतस्थ वर्ण पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो उन चारों को मिला करके 19 वर्ण अलप प्राण होते हैं। ठीक है? उनके बाद अलप प्राण के अंतर्गत और स्वर भी आते हैं। स्वर किसके अंतर्गत आएंगे? स्वर भी अलप प्राण के अंतर्गत आएंगे। तो मिलाकर के 31 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है? और उसके बाद एक अनुस्वर वर्ण, अनुस्वार भी अलप प्राण कहलाता है।
तो टोटल मिलाकर 31 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। अलप प्राण पूछा जाए, अलप प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रथम, तृतीय, पंचम और उसके बाद चारों अंतस्थ वर्ण, उसके बाद अनुसार, उसके बाद सभी स्वर भी अलप प्राण होते हैं। स्वर किस कैसे होते हैं, अलप प्राण होते हैं। अब आइए महाप्राण पर। महाप्राण किसे कहते हैं? परिभाषा है, इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इनमें जो हम फेफड़ों से वायु निकलती है इनके बोलते समय वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थीय वर्ण होते हैं। और उसके बाद ऊष्म वर्ण, चारों ऊष्म वर्ण सा 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 हा भी महाप्राण होते हैं। इस मिलाकर के इनकी, और उसके बाद एक वर्ण होता है विसर्ग। विसर्ग जो ध्वनि होती है, विसर्ग ध्वनि भी महाप्राण होती है। कुल मिलाकर के 15 वर्ण महाप्राण होते हैं, 31 वर्ण अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण में समझ में आएगा होगा कि प्रथम या 1 3 5 याद रख लीजिए, 1 3 5 याद रख लीजिए। उसके बाद अंतस्थ वर्ण याद रख लीजिए, उसके बाद अनुस्वार याद, व्यंजन याद रख लीजिए, और उसके बाद वो सॉरी अनुसार याद रख लीजिए, उसके बाद स्वर याद रख लीजिए। इनको टोटल को मिलाकर के 31 वर्ण अल्प प्राण हैं और महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं, आप टोटल याद रख सकते हैं। 24 को महाप्राण कहते हैं, 2 और 4 महाप्राण होते हैं। उसके बाद सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। उसके बाद विसर्ग भी महाप्राण होता है। इस मिलाकर के 14-15 वर्ण जो हो जाते हैं वो महाप्राण हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद वर्गीकरण किया गया है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के कह लीजिए जाए या नाद कह लिया जाए, गूंज कह लिया जाए, झंकार कह लिया जाए, कंपन के आधार पर वर्गीकरण किया गया है व्यंजनों को। तो आइए इसमें कहते हैं आघोष और घोष। आघोष और घोष, आ माने नहीं, घोष माने घोष, जिसमें स्वर तंत्रियों में जो कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। और जिनमें बोलते समय जिन वर्णों को जिनमें गूंज उठती है उन्हें घोष कहते हैं या सघोष कहते हैं। तो आइए पहले देखते हैं अघोष में। अघोष में परिभाषा देखते हैं, इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो इन ध्वनियों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो अल्प अघोष कौन से वर्ण होते हैं? प्रत्येक वर्ग के प्रथम और तृतीय वर्ण तथा तीनों सह अघोष होते हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या 13 व्यंजन कुल ध्वनियां होती हैं 13। ठीक है, कितनी होती हैं? 13। किसमें? अघोष में। अघोष में 13 संख्या होती हैं। आइए घोष में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उन सभी को देखते हैं। परिभाषा है कि इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग तथा यह अलावा हा, अंग और आहा एवं सभी स्वर सघोष हैं। सघोष घोष ध्वनियों की संख्या 20 व्यंजन प्लस अनुस्वार प्लस विसर्ग और उसके बाद 11 स्वर। सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। उधर क्या था? स्वर कैसे थे? अल्प प्राण थे। इधर क्या है? सघोष अघोष ना होकर के स्वर घोष हैं। और विसर्ग भी सघोष हैं। इस मिलाकर के 33 दो ध्वनियाँ हो जाएंगी। वो कैसी हो जाएंगी? सघोष हो जाएंगी या घोष हो जाएंगी। केवल 13 व्यंजन जो वर्ण हैं वो मिलाकर के क्या हो जाएंगे? तो अघोष हो जाएंगे। समझ में आया? तो आपको याद रखना है, अगर अघोष की बात आए तो केवल आपको रखना है प्रथम द्वितीय। प्रथम द्वितीय अघोष होता है। उसके बाद घोष में याद रखना है, घोष में याद रखना 3 4 और 5। 3 4 5 345 घोष, 12 अघोष। 345 घोष, 12 अघोष। उसके बाद सभी स्वर सघोष और अंग और आहा भी सघोष होते हैं। आगे बढ़िए, देखिए आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को प्रत्यय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है।
नंबर पहला ही है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछ ली जाती है कि कितने हैं, तो 25 होते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 25 होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन अगर डायरेक्ट पूछ ले कितने होते हैं, तो 25 होते हैं। ठीक है, आइए सबको देखते हैं एक एक बारी बारी करके, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको घसीटेंगे, क्योंकि हमें अब की बार स्टार लगना है, स्टार लगाना है, किसी को नहीं छोड़ना है, हर काम करेंगे, हर कोशिश करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं अब की बार कैसे नई नौकरी मिलेगी, हर प्रयास करेंगे। तो देखिए वर्ग, का खा गा घा ञा ये 5 वर्ग हो गए। उसके बाद चा वर्ग के हो गए, चा छा जा झा यहाँ, ये 5 वर्ग हो गए। ठीक है, टा ठा ढा डाणा ये 5 वर्ग हो गए, ता था दा दा ये 5 वर्ग हो गए, पा फा पा पा ये 5 वर्ग हो गए। तो का से लेके के पा तक इस प्रकार से ये वर्ग में विभक्त होते हैं, और हर प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर होते हैं। और गिन लीजिए 25 हो गए, पचम 25 हो गए। बोलने के स्थान पर उच्चारण के आधार पर भी है। जो का जो वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, अगले उच्चारण से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, चा छा चा चा ये तालु के छत के पिछला भाग से बोले जाते हैं, इसे इन्हें तालु कहते हैं। ठीक है, तो तने कंठ कहते हैं, इन्हें तालु कहते हैं। टा ठा ठा मूर्धा मुंह के भीतर की छत का अगला भाग जो स्पर्श करता है, इसीलिए इसे मूर्धा कहते हैं। दांत ता था दादा दे ये दांत से बोले जाते हैं, ये दांत के ऊपरी दांतों के निकट से होते हैं, इसीलिए इन्हें दंत कहते हैं। और पा फा पा ओंठ से, ये दोनों ओंठों से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें ओष्ठ या ओंठों से ओष्ठ वर्ण बोलते हैं। आगे देखते हैं स्पर्श एवं संघर्षी वर्ण। तो स्पर्श एवं संघर्षी वर्ण 4 होते हैं। स्पर्श एवं संघर्षी वर्ण 4 होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, उसे स्पर्श संगनी व्यंजन कहते हैं। जिसमें होते हैं चा छा जा झा झा, चा छा जा झा, चा छा जा झा, ये 4 होते हैं। ये कैसे होते हैं, संघर्षी। तो चा छा झा झा कैसे वर्ण होते हैं, ये संघर्षी होते हैं। इनके उच्चारण करते समय मुखांगों द्वारा स्पर्श भी होता है और हवा जो है वो निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। तो इनकी संख्या क्या 4 है, या रा ला वा, इन्हें बोलते हैं या रा ला वा। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किन्हें कहते हैं, अर्ध स्वर किसे कहते हैं, अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं देखते हैं। अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो 2 है। अर्ध स्वर की संख्या कितनी है, तो 2 है। अर्ध स्वर पूछे जाएं तो 2 हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा, या और वा ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। पूछा जाए कि अर्ध स्वर कितनी संख्या होती है, तो अर्ध स्वर की 2 संख्या होती है। वे कौन कौन से होते हैं, या और वा, ये अर्ध स्वर होते हैं। संघर्षी स्वर कौन से होते हैं, बता दिया, चा छा झा झा, ये संघर्षी स्वर होते हैं। उसके बाद नंबर 5 है लुंठित। लुंठित वर्ण कौन से होते हैं, रा का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित रा का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो रा को ही लुंठित व्यंजन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को ही कहते हैं। और प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं, तो भी रा को कहते हैं। ठीक है, समझ पाए। रा एक ऐसा वर्ण है जो लुंठित भी है और प्रकंपित भी है, क्योंकि इसके बोलते समय कंपन होता है, तो संघर्ष करना पड़ता है, ये जीभ मुड़ जाती है, तो दोनों तरफ से हवा निकलती है, इसीलिए रा ऊपर जाकर मुड़ता है जीभ, और उसी प्रकार से कंपन उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। और जीभ जब मुड़ती है, बिल्कुल लुंठित होती है, तो इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखना है, रा को लुंठित भी कहा जाता है, रा को प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। एक ही वर्ड याद रखना है, रा। उसके बाद पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व बगल भागों से बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, और इसकी संख्या 1 होती है, इसे बोलते हैं ला। ला वर्ण पार्श्विक होता है। ला वर्ण
पार्श्विक होता है, रा लुंठित होता है, रा प्रकंपित होता है और ला व्यंजन जो होता है वो पार्श्विक होता है। इन सभी वर्णों को यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, निश्चित नोट कर लीजिए, निश्चित इस चीज को नोट करिए, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं, बचते नहीं किसी भी परीक्षा में। आगे ऊष्म या ईषत या स्पष्ट व्यंजन। ऊष्म, ईषत या स्पष्ट व्यंजन वे व्यंजन की उच्चारण में हवा घर्षण के कारण ऊष्म होकर बाहर निकलती है तथा नाक के बराबर स्पर्श करती है, उन्हें ऊष्म तथा ईषत या स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 हैं। सा, हा, ये कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन है और इन्हें ईषत व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को स्पष्ट व्यंजन भी कहते हैं। अगर वीडियो फास्ट लगती हो तो वीडियो को आराम से स्लो करके, रोक रोक करके चीज़ों को नोट कर लें, जिससे आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को सुचारू रूप से चालू रख सकें। आगे देखिए कि किस किस प्रकार से ये कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें ऊष्म संघर्षी कहते हैं। और एक विशेष कर ध्यान रखना है, एक हा वर्ण है उसे संघर्षी और काकल अलजिह्वा भी कहते हैं। ये हा जो है, ये हा देख रहे होंगे, हा वर्ण जो है इसे कहते हैं संघर्षी, इसे कहते हैं संघर्षी और इसी को कहते हैं काकल और इसी को कहते हैं अलजिह्वा, अलजिह्वी व्यंजन। तो अलजिह्वी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन या काकल व्यंजन किसे कहते हैं? तो हा को। किसे कहते हैं? हा को। हा व्यंजन एक ऐसा है जिसे संघर्षी कहते हैं, काकल कहते हैं, अलजिह्वा कहते हैं। अब पता हो गया अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और वा जो है ये अर्ध स्वर होते हैं। उसके बाद रा को क्या क्या नाम दिया गया है, तो रा को लुंठित भी कहा जाता है, रा को प्रकंपित भी कहा जाता है, ला को पार्श्विक कहा जाता है। ठीक है, इन सभी व्यंजनों को अच्छी तरीके से याद रखें। इन सा को बोलते समय कहाँ कहाँ से ये उच्चरित होते हैं उसी प्रकार दिए गए हैं। देखो इस सा को क्या बोलते हैं? तालु। सीटी वाले सा को क्या बोलते हैं? तालु। ये तालु से बोला जाता है, बीचा बीच भाग से। उसके बाद इस वाले सा को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जाता है। उसके बाद इस सा को क्या कहते हैं? इस सा को कहते हैं बरतस या दंती, क्योंकि ये बरतस भी है और ये दंत भी है, तो इसे दोनों नाम दिए गए, क्योंकि बताया ना ला सा ये बरतस व्यंजन भी है, ना ला सा ये बरतस व्यंजन भी हैं, क्योंकि ये संस्कृत में थे, धीरे धीरे हिंदी में उच्चित होने लगे तो इन्हें बरतस भी कहा जाता है। तो अगर दंती हो और बरतस दोनों दिया हो तो आपको बरतस चुनना है, दंत नहीं चुनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है। उत्क्षिप्त ताड़नजाति विकसित द्विगुण व्यंजन किन्हें कहते हैं? उत्क्षिप्त ताड़नजात विकसित द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं? तो डाड़ा, ये नाड़ा जो 2 व्यंजन हैं इनको उत्क्षिप्त ताड़नजात या विकसित या द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। तो डाड़ा का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आती है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने से जो जीभ है वो एक संगी ऊपर उठती है और झटके से नीचे जाती है, इसीलिए उत्क्षिप्त व्यंजन। उठना उपक्षिप्त रखेंगे और जाना वर्ण भी नहीं है, तो डाढ़ा 2 ही व्यंजन हैं, इन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, क्षिप्त का अर्थ होता है शीघ्रता से। ठीक है, अब तो उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, क्षिप्त का होता है शीघ्रता से आना, इस तरह उत्क्षिप्त का अर्थ हुआ फेंका हुआ। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या हुआ? फेंका हुआ। तो याद रखना, उत्क्षिप्त कहा जाए, ताड़न जात कहा जाए, विकसित या द्विगुण व्यंजन कहा जाए, तो ढाढ़ा को ही याद रखना है। आगे देखते हैं। ताड़नजात व्यंजन। ताड़नजात व्यंजन का अर्थ है आघात करना। डा के उच्चारण में वीणा के प्रताड़ित छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है, अतः इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। जो तार होते हैं इसीलिए इन्हें ताड़नजात कहते हैं। जब इन्हें बोलते हैं तो झंकार उत्पन्न होती है। विकसित व्यंजन। डाढ़ा का विकास कर बन है, अतः डाढ़ा को विकसित कहते हैं कि इनसे विकसित हुए हैं, इनके नीचे बिंदी रखी गई हुई है, तो इन्हें इसीलिए विकसित कहा जाता है। द्विगुण क्यों कहा जाता है? तो देखिए, द्विगुण व्यंजन डा का प्रयोग निम्न में 2 रूपों में होता है। नुक्ता रहित शब्द आरंभ में, जैसे ढाल, डमरू, ढक्कन, डाली आदि। नुक्ता सहित शब्द के मध्य एवं अंत में, जैसे सड़क, लड़का, पढ़ा, पढ़ाई, लड़ाई आदि। इसीलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। इनके अंदर 2 गुण पाए जाते हैं। आशा है
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर करें, चाहे आपको अच्छी लगी हो या ख़राब लगी हो, वो अपनी राय अवश्य दें, जिससे हम अगली वीडियो आपको उतनी ही शीघ्र दे सकें और ही तन्मयता से और ही अच्छे उसमें शब्दों को जोड़ करके। जिस प्रकार से आप अपनी राय रखेंगे उसी प्रकार से हम मेहनत करके आपको अगली वीडियो जल्दी ही देने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, नमस्कार।